नमस्कार। डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल प्रेजेंट्स कहानी जानी अनजानी प्रोग्राम के एक और नए एपिसोड के साथ फिर से हाजिर हैं। कहते हैं कहने से जी हल्का हो जाता है, भले ही प्रत्युत्तर मिले ना मिले। संवेदनाओं का स्पंदन हर हाल में होता है मित्रों, न सिर्फ मानव मन में बल्कि जीव जंतु चरिंदे परिंदे और पेड़ पौधों में भी। प्यार और मोहब्बत और लाड दुलार भरे पोरों की जादुई स्पर्श की जबान बेजुबान जानवर तो क्या, पेड़ पौधे फूल पत्तियां और दरख्त का अंग अंग खूब समझता है। बहरहाल ऐसी ही एक संवेदनशील कहानी आज हम आपको सुनवा रहे हैं, कुदरत। तो आइए सुने लब्ध प्रतिष्ठ कहानीकार हरि प्रकाश जी राठी की संवेदनशील कलम से निकली कहानी कुदरत। चांद को विदा कर सूरज पूर्वी छोर से उठा तो समूचा जगत क्षण भर में क्रियाशील हो गया। मनुष्य ने सूर्य नमस्कार कर उसका अभिनंदन किया, तब भी वो चुप देखता रहा। अन्य सभी तो अपने कार्यों पर लग गए, पर कुछ बूढ़े उससे उलझ पड़े। देव, अभिनंदन का प्रत्युत्तर दीजिए। यूं गूंगा होकर चुप देखने का अर्थ क्या है? सूरज ने इधर उधर देखा, किंचित मुस्कुराया और निष्प्रभावित आगे बढ़ गया। क्या सूरज सचमुच गूंगा है अथवा उसके पास भी कोई जबान है? कट्टा जी ने नित्य की तरह बाथरूम में आकर बाल्टी में पानी भरा, उसके ऊपर एक मग्गा रखा और चुपचाप बालकनी में चले आए। उनके दिमाग में तैरते विचारों की तरह मग्गा बाल्टी में हिलने लगा। बालकनी में आकर उन्होंने उगते सूर्य को देखा। बाल्टी नीचे रखकर दोनों हाथ ऊपर किए और आलस्य मोड़ते हुए रोजमर्रा के कार्यों में लग गए। पौधों और उनके मुख पर पड़ने वाली सूर्य किरणों से पौधों और स्वयं उनके चेहरे दोनों का तेज बढ़ने लगा था। घर में उन्हें आवंटित कार्यों में नित्य पौधों को पानी पिलाना भी था। बालकनी के ठीक आगे ऊपर की ओर अंदर आते हुए एक ग्रिल प्लेट बनी थी, जिसमें गमले रखने के सांचे थे। इन्हीं गमलों में 5 पौधे रखे थे, जिनमें बाएं छोर से पहला गुलाब, उसके आगे कैक्टस, तीसरा मोगरा और चौथा पांचवा क्रमशः गेंदा और रात रानी का था। पांचों पौधे सुंदर मिट्टी के गमलों में लगे थे, जिन पर कुछ माह पूर्व ही कट्टा जी ने घर के रंग रोगन के साथ हल्का टेरिकोटा पेंट करवाया था। कट्टा जी इन पौधों में समय समय पर खाद आदि देते, इनका ठीक से रखरखाव भी करते। धीरे धीरे उनका इन पौधों से ऐसा अंतरंग रिश्ता बन गया कि वे इन्हें देखते ही खिल उठते। मग्गे से गुलाब के पौधे में पानी डालते हुए उन्होंने इधर उधर देखा और मन ही मन बोले, कैसा है तू? गुलाब ने भी उन्हें देखा, अभिवादन में टहनी झुकाई और मुस्कुराकर बोला, अच्छा हूं पापा। अरे तो क्या कट्टा जी के पौधे बोलते भी हैं? उसकी टहनी सहलाते हुए कट्टा जी ने उसे क्षण भर देखा, फिर बोले, बधाई गुलाब, ये देख तेरी दूसरी डाली पर एक कली चटकी है। कहते कहते उनके चेहरे पर एक विचित्र विनोद उभर आया। उन्होंने हौले से उस कली को हाथ में लेकर सहलाया। आपके पोती हुई है हुजूर, उत्तर देते हुए गुलाब ठटाकर हंस पड़ा। कट्टा जी झेप गए, पर वे कौन से रुकने वाले थे।
ज्यादा दांत मत दिखा, अभी थोड़े दिन में झरता नजर आएगा रे। उन्होंने उसी अंदाज में जवाब दिया। उन्हें लगा जैसे गुलाब ने व्यंग किया। पापा, आप भी कमाल करते हो। मैं आपका बेटा हूं तो ये आपकी पोती हुई ना। झर भी गया तो क्या, मुझे पूरा विश्वास है आप इसे पाल लेंगे। ये कहते हुए गुलाब जरा आगे की ओर झुका, मानो कहना चाह रहा हो, पापा बुरा न मानना। जो सूझा वही जवाब दे दिया। कट्टा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और कैक्टस के पास आ गए। ये एक राजस्थानी डेजर्ट कैक्टस था, जिसे कुछ समय पूर्व उनके एक वन अधिकारी मित्र ने भेंट किया था। ऐसा कैक्टस हल्के हरे रंग का होता है, लंबा बढ़ता है और इसके कांटे तीखे होते हैं। कैक्टस से उन्होंने दुकान की कुछ समस्याओं के बारे में बात की, उसकी सलाह ली और आगे बढ़ गए। तत्पश्चात पानी देते हुए उन्होंने मोगरे, गेंदे और रात रानी से भी बात की और चुपचाप भीतर चले आए। सुबह सुबह उनके दिमाग में असंख्य विषय तैरते। पौधों से अलग अलग मुद्दों पर बात कर कट्टा जी एक विशिष्ट लोक में खो जाते। वे भीतर आए तब तक उनका चेहरा प्रसन्नता से सराबोर था। क्या कट्टा जी इन पौधों से वार्ता करते हुए किसी रहस्य की था पा गए थे? भीतर आते ही रेणु ने उन्हें लताड़ा। पानी देने का काम 5 मिनट का है और 50 मिनट लगाते हो। जाने इन पौधों से क्या बातें करते रहते हो। रेणु से विवाह किए अब उन्हें 2 दशक बीत चुके थे। एक बार तू करके देख, मजा आ जाएगा। आधी समस्या तो इनसे बात करके ही समाप्त हो जाती है। उन्हें पता था रेणु गुस्से में और कुछ कहेगी। यही सोचकर वे सीधे अपने कमरे में आए और टॉवल लेकर बाथरूम में घुस गए। कट्टा जी, जिनका पूरा नाम कमलेश कट्टा है, वो अब 40 पार हैं, 5.5 फुट्टे होंगे। सिर पर खिचड़ी बाल, निर्मल दार्शनिक आंखें और उस पर लगा गोल्डन फ्रेम का चश्मा उन्हें जिम्मेदार गृहस्थियों के वर्ग में खड़ा करता है। उनका पारदर्शी चेहरा उनके उजले अंतस की गवाही देता है। अपने परिवार से बेहद प्यार करते हैं। अंतर्मुखी इतने कि मित्र रिश्तेदारों तक से मन की बात नहीं कहते। हाँ, कॉलोनी के कुत्तों, गायों और पेड़ों को अक्सर सहलाते हुए दिख जाते हैं। एक बार तो कॉलोनी का एक आदमी बता रहा था कि वे चांद तारों तक से बातें करते हैं। उसने स्वयं कट्टा जी को मुंह ऊंचा किए ऐसा करते देखा था। उनकी इन्हीं आदतों के मद्देनजर लोग कभी कभी उन्हें क्रैक और सिरफिरा भी कह देते हैं। दो लड़कियां हैं जिनके करियर की चिंता उन्हें अक्सर सताती है। दोनों जुड़वा हैं और दोनों ने कुछ समय पूर्व स्कूल पूरी कर सीपीटी की परीक्षा दी थी और उत्तीर्ण भी हो गई हैं। सीपीटी का परिणाम सुनकर कट्टा जी खुशी से फूले नहीं समाये थे। कट्टा जी का स्वप्न है कि दोनों बच्चियां सीए करें। कट्टा जी पूरे प्रकृति प्रेमी भी हैं और हर साल परिवार के साथ किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं। पिछले महीने ही वे सपरिवार नैनीताल होकर आए हैं। कट्टा जी के यहीं मुख्य बाजार से हटकर एक गली में स्वर्ण आभूषणों की दुकान है। वे सोने के बने जेवरात बेचते हैं और मरम्मत भी करते हैं। धनी नहीं है, पर इतनी गुजर हो जाती है कि उनका परिवार खर्च मस्ती से निकल जाए। दुकान खोले कोई 20 बरस होने को आए। अब तो शहर में अनेक लोग उन्हें नाम से जानते हैं। बात के धनी हैं और बाजार में उनकी ईमानदारी की तूती बोलती है। लोग कहते हैं कट्टा जी
उतने ही खरे हैं जितना उनका सोना। जहां अन्य दुकानों पर मिलावट आम है, कट्टा जी के माल की गुणवत्ता असंदिग्ध है। वे जो कहते हैं वही देते हैं। कुल मिलाकर अब तक ईश्वर ने लाज रखी है, लेकिन अच्छे दिन भी सदैव कहां रहते हैं। आज सुबह दुकान आए तो वहां का दृश्य देखकर उनके पांव तले जमीन सरक गई। उनका दिमाग चकरा गया, पांव कांपने लगे, मानो उन पर आसमान टूट पड़ा हो। बात भी कुछ ऐसी ही थी। बीती रात चोर उनकी दुकान के ताले तोड़कर माल साफ कर गए। दुकान में खाली डिब्बे पड़े थे और तिजोरी खुली थी। देखते देखते वहां भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। आनन फानन में पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने आकर मौके तफ्तीश की और कट्टा जी को साथ लेकर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। कट्टा जी का मुंह लटक गया। वे थाने से सीधे घर चले आए। रेणु, बच्चे समाचार जानकर स्तब्ध रह गए। रात कट्टा जी रेणु के समीप कटे वृक्ष की तरह पड़े थे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ओह, अब वे ग्राहकों को क्या जवाब देंगे। रेणु ने उन्हें सांत्वना दी तो वे बच्चे की तरह फपक पड़े। रेणु, अब क्या होगा। पूरे जीवन की बचत क्षण भर में काफूर हो गई। ओह, अब इन बच्चियों का विवाह कैसे होगा, कैसे इनके अरमान पूरे होंगे। इतने बड़े नुकसान की भरपाई करते हम बर्बाद हो जाएंगे। रेणु, बर्बाद हो जाएंगे। मन का दुख प्रकट कर वे कुछ हल्के हुए। देर रात तक नींद नहीं आई। चेहरे पर एक रंग आता, दूसरा जाता। इस दुरूह दुख के चलते उनका हृदय कांपने लगा। दिमाग की नसें खिंच गईं। बरसों संघर्ष के बाद आराम के दिन आए थे। अभी तो गुलशन महका ही था और खाक उड़ गई। भोर के पूर्व कुछ उनिंदे हुए तो उन्हें राहत मिली। सुबह उठकर वे नित्य की तरह बाल्टी भरकर पौधों के समीप आए। उनका गुमसुम मलिन मुख उनकी अंतर्दशा का बयान कर रहा था। इन पौधों के अतिरिक्त अब उनके सुनने वाला भी कौन था। गुलाब को पानी देते हुए बोले, बेटे गुलाब, मैं तो लुट गया। कहते कहते उनके कपोलों से अजस्र अश्रुओं की धार फूट पड़ी। हाँ पापा, मुझे पता है। कल ड्राइंग रूम में आप मम्मी से बात कर रहे थे, तभी मैं समझ गया आप पर कोई भारी विपत्ति आई है। कहते हुए गुलाब उदास हो गया। उसके गुलाबी रंग में एक अजीब सा काला रंग घुल गया। यही हाल इस बात को सुनकर अन्य पौधों का था। सभी पौधों का स्वाभाविक रंग ऐसे बदल गया मानो उन पर बिजली गिर गई हो।
क्या बताऊं तुझे, ऐसा उलझा हूं कि कोई रास्ता नजर नहीं आता। अरे अब तो फाकों के दिन आ गए, ये कहते हुए उन्होंने बुदबुदाते होठों से उसे सारा घटनाक्रम बताया। पापा, आप आगे से ध्यान रखा करें, अब जमाना बहुत खराब है। खैर, अब मैं भी मोर्चा संभालता हूं पापा। आज मैं हवा मौसी को जवाबदारी देकर कहूंगा, तुम तो जगत भर में डोलती हो, तुम्हें तो पता ही होगा चोर कहां है। तुम चाहो तो उसका पता अवश्य लगा सकती हो। तुम कहां नहीं हो हवा मौसी। पापा, आप चिंता न करें, मैं सच कहता हूं। हवा मौसी ठान ले तो क्या पता नहीं लगा लेती। वो तो बंद तिजोरियों तक में घुस जाती है। ये कहते हुए गुलाब किंचित आगे झुका तो कट्टा जी ने नित्य की तरह उसे सहलाया। लेकिन रोज के सहलाने और आज के सहलाने में फर्क था। आज उनकी अंगुलियां कांप रही थीं। उन्हें इस दशा में देख गुलाब रुआंसा हो गया। उसके ऊपर बिखरी ओस की बूंदें उसकी अंतर्वेदना और विलाप की कथा कह रही थी। कट्टा जी उसे पानी देकर कैक्टस के पास आए। कैक्टस ने उनका और गुलाब का वार्तालाप सुन लिया था। ओह पापा, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप हिम्मत न हारिए। जगत में कौन है जिसके बुरे दिन नहीं आते। यहां रात है तो दिन भी है, अंधेरा है तो उजाला भी है। आप धैर्य रखिए। आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। फिक्र करने से बात और बिगड़ जाएगी। आप चिंता न करें। धूप रानी मेरी प्रेयसी है। आज मैं उसे सख्त हिदायत दूंगा कि चोरों का पता लगाए। चोर उससे बचकर कहां जाएंगे। पाप किया है तो उल्टे मुंह गिरेंगे। कहते कहते कैक्टस गंभीर हो गया। उदास मन कट्टा जी अब मोगरे के पास आए। पापा, आप दिन रात इतनी मेहनत करते हैं और कमीने चोर हमारा सब कुछ ले उड़े। चोरों ने अभी मेरा गुस्सा कहां देखा है। आज मैं तितली को कहकर शहर भर में फैले मेरे मोगरा भाइयों को सूचित करूंगा कि वे निगाहें तेज कर ध्यान रखें कि चोर किधर से भाग रहे हैं। आप निश्चिंत रहें पापा, कुछ तो पता चलेगा ही। किसी ने तो उन बदमाशों को देखा होगा। पुलिस उन्हें जरूर पकड़ देगी। हड्डी पसली ढीली होगी तब अक्ल आएगी। पापा का माल चुराने का हश्र क्या होता है। मोगरे का सफेद रंग गुस्से के मारे हल्का लाल हो गया। कट्टा जी अब गेंदे के आगे खड़े थे। आज उसका भी मुंह लटका हुआ था। लगभग रोते हुए वो भी फूट पड़ा। पापा, मैं अभी चिड़िया को कहता हूं, वो अन्य पक्षियों को साथ लेकर चोरों का पता लगाए। ये कहते हुए गेंदा भावुक हो गया।
कट्टा जी अब रात रानी के आगे खड़े थे। उसकी दशा देखते बनती थी। वो सुबक रही थी। जस तस संयत होकर बोली, मधुमक्खी हमसे रस लेकर शहर भर में मंडराती है। आज मैं उसे स्पष्ट कह दूंगी। आगे से रस चाहिए तो जाओ चोरों को ढूंढो और उनकी ऐसी फजीती करो कि नानी याद आ जाए। ये कहते हुए रात रानी का भी गला भर आया। कट्टा जी इस वार्तालाप के पश्चात फूल से हल्के हो गए। उन्हें लगा किस तरह दुख बांटने से आधा हो जाता है। क्या खामोशियों की जुबान इतनी शक्तिशाली होती है? सच्चे लोगों का आर्तनाद कायनात तक को हिला देता है। एक आश्चर्य घटित हुआ। मात्र एक दिन बाद दोपहर पश्चात चोर जब अवसर पाकर शहर से बाहर निकल रहे थे, उनकी कार का एक हाथ ठेले से एक्सीडेंट हुआ। कहते हैं कार चलाते हुए ड्राइवर को एक मधुमक्खी ने काट खाया था और यकायक ध्यान भंग होने से ये दुर्घटना हो गई। आनन फानन में पुलिस आई तो ये जानकर दंग रह गई कि कार के भीतर बैठे वही चोर हैं जिन्होंने कट्टा जी के यहां चोरी की। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर सभी आभूषण कब्जे में ले लिए। कट्टा जी ने थाने पहुंचकर उनके माल की पुष्टि की। कट्टा जी थाने से निकले तब तक सांझ हो चुकी थी। शहर के उस पार डूबता हुआ सूरज सवेरे प्रश्न करने वाले बुजुर्गों को प्रत्युत्तर दे रहा था। बात करने के लिए जरूरी नहीं है मुंह से बोलो। प्रकृति की खामोशियां उससे कई अधिक वाचाल होती हैं। कुदरत चुप होकर भी बोलती है। यह भी सुनने में आया कि जिस ठेले से कार का एक्सीडेंट हुआ उसमें कुछ पौधे रखे थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कट्टा जी ने स्वयं ठेले वाले के घर जाकर नुकसान की भरपाई की थी।